I am Saima Arif, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आज का जो वेबिनार है वो पैथो के सब्जेक्ट से रिलेटेड है, जिसको मैं कंडक्ट कर रही हूँ, मगर इसके स्पीकर्स हमारे पार्टिसिपेंट हैं। हमारा मकसद ये है कि हम इस तरह के वेबिनार्स करवाएं और इसमें जो लर्नर्स शामिल हों वो अपने आप को बूस्ट और एनहेंस करें, ताकि वो इस तरह के वेबिनार्स करके अपने आप को ज्यादा से ज्यादा कॉन्फिडेंस गेन करें। बस दफा हमारे अंदर बहुत सी सलाहियतें होती हैं जो कि इनहेंस नहीं हो पाती, जो कि एक्सप्लोर नहीं हो पाती हैं, तो हम चाहते हैं या हमें मौका नहीं मिलता, तो हम ये चाहते हैं कि इस तरह के वेबिनार्स और सेमिनार्स कंडक्ट करें ताकि हमारे लर्नर्स ज्यादा से ज्यादा अपने कॉन्फिडेंस, अपनी एजुकेशन, अपनी नॉलेज को शेयर कर सकें। और हम चाहते हैं कि हमारे साथ वो लर्नर शामिल हो जो अपनी एजुकेशन, अपनी लर्निंग, अपने कॉन्फिडेंस पर काम करना चाहते हैं और अपनी सलाहियतों को यूज करना चाहते हैं। तो इस तरह के वेबिनार्स करके उनके अंदर इस तरह के कॉन्फिडेंस भी डेवलप होंगे और इनके अंदर इस तरह की सलाहियतें भी बेदार हो जाएंगी जिनको वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं। इन्हीं सारी चीजों को हमने मद्देनजर रखते हुए ये कोर्स डिजाइन किया है। इस कोर्स के बारे में मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगी, इसलिए कि इसके लिए हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिसमें हम लोगों ने सारी डिटेल्स, हमारे ऑर्गेनाइजर जो हैं वो आपको पोस्टर्स के थ्रू, वॉइस नोट्स के थ्रू, नोट्स के थ्रू आपको डिटेल सेंड कर रहे हैं और करते रहेंगे। अब हम बाकायदा हमने इस जो कोर्स का आगाज हमने कल अपने फिजिकल क्लास के जरिए हमारे यूएचओ की जो ऑफिस है उसमें किया था, जिसको कंडक्ट हमारे डॉक्टर मतीउल्लाह ने किया था, जिसका टॉपिक था इन्फेक्शियस डिजीज। और इन्फेक्शियस डिजीज के अंदर थोड़ा सा मैं ओवरव्यू देती चलूं कि इन्फेक्शियस डिजीज के अंदर हमारी जो प्रेजेंटेशन है उसके बारे में, मैं इस कोर्स की डिटेल्स के बारे में कुछ आपको ओवरव्यू दूंगी कि इस कोर्स का जो आगाज है हमने बाकायदा अपनी फिजिकल क्लास के जरिए संडे वाले दिन हमारे यूएचओ के जो ऑफिस है वहां से स्टार्ट लिया है। और इसकी जो हमारे पहली जो हम लोगों ने क्लास स्टार्ट ली है उसको मॉडरेट जो किया था वो हमारी नूर जैनब ने किया था और इसको जो कंडक्ट किया था हमारे डॉक्टर मतीउल्लाह ने किया था, जो कि जिसका टॉपिक था इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में मैं थोड़ा सा ओवरव्यू आप लोगों को ये दूंगी कि इन्फेक्शियस डिजीज में हमारे 4 डिजीजेस आते हैं। इसमें जो है टीबी है, डेंगी है, और इसके अंदर टीबी, डेंगी, टाइफॉइड और मलेरिया, ये 4 डिजीज जिसमें हमारे जो स्पीकर्स हैं उनके नाम, उनके डेज हम लोगों ने पोस्टर्स के थ्रू आपको इन्फॉर्म कर दिए हैं और फर्दर भी हम इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। जो आज के हमारे स्पीकर हैं जिनको आज प्रेजेंटेशन देनी है उनका टॉपिक है ट्यूबरकुलोसिस। उसमें हमारी जो टीम है उसमें टीम के अंदर 2 स्पीकर्स हैं, एक गुफरान है और दूसरी है नूर जैनब। तो आज उन लोगों को मैं इनवाइट करती हूँ, गुफरान और नूर जैनब को, कि वो आए अपनी प्रेजेंटेशन दें और इनके वो ओवरव्यू दें इसके ऊपर और प्रेजेंटेशन दें अपनी। ओवर टू यू गुफरान एंड नूर जैनब। Assalamu alaikum to everyone. I am Noor Zainab Hamzat, the student of DHMS final year. As you all know that the Dr. Saima told you that about the topic of today, that is tuberculosis. अच्छा, बिफोर ट्यूबरक्लोसिस डिस्कस करने से पहले मैं सबसे पहले आपको ये बताती हूँ कि जैसे ट्यूबरक्लोसिस जो है वो एक इन्फेक्शियस डिजीज है। इन्फेक्शियस डिजीजेस क्या होते हैं, सबसे पहले हम उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। इन्फेक्शियस डिजीजेज जो हैं वो ऐसी डिजीज यानी कि जो पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट हो रही हैं, सही, यानी कि एक पर्सन है अगर उसमें वो उन डिजीजेस के सिम्टम्स आ रहे हैं तो वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में आराम से ट्रांसमिट हो रही हैं बाय क्लोज कॉन्टैक्ट, बाय यूटेंसिल्स। इसको हम सबको आगे डिस्कस करेंगे, सही है। अब हम इसमें बहुत सारी डिजीज होती हैं जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस है और फर्दर जैसे टाइफाइड है, मतलब इस तरह की काफ़ी डिजीजेज हैं जो हम आगे भी फर्दर प्रेजेंटेशन वगैरह में डिस्कस करते रहेंगे। सो आज का जैसे टॉपिक है ट्यूबरक्लोसिस, तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ इसके इंट्रोडक्शन से। अगर हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो सबसे पहले आती है इसकी डेफिनेशन। ट्यूबरक्लोसिस को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ अ कंटेजियस क्रॉनिक इन्फेक्शन। कंटेजियस क्या होता है कि यानी कि वही कि जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होती है, इजीली ट्रांसमिट हो सकती है, पास आउट हो सकती है। तो और ये जो है, ये जो ट्यूबरक्लोसिस है, ये बेसिकली ज़्यादा जो होता है ये लंग्स को अफेक्ट करता है। यानी कि अगर किसी पर्सन को ट्यूबरक्लोसिस के बैक्टीरिया ने, कॉजेटिव एजेंट ने अटैक किया है तो ये ज़्यादातर लंग्स पर अटैक करता है, यानी इससे सबसे ज़्यादा जो इन्फेक्ट होते हैं वो ह्यूमन के लंग्स होते हैं।
सही है। अच्छा, अगर हम इसमें बात करते हैं कि इसमें और कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, तो इसमें जो है एक ह्यूमन बॉडी की किडनी अफेक्ट हो सकती है, स्पाइन अफेक्ट हो सकती है, बोन मैरो अफेक्ट हो सकता है, और इसके अलावा ब्रेन अफेक्ट हो सकता है, और इसके साथ साथ जीआईटी सिस्टम भी अफेक्ट हो सकता है। इन सबको हम जीआईटी सिस्टम को जो है हम आगे डिस्कस करेंगे कि जीआईटी सिस्टम कैसे अफेक्ट हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। सो अब हम इसमें बात करते हैं कि इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है इसका। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसकी सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी। अब सबसे पहले बात करते हैं कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है। सबसे पहले तो इस चीज को देखते हैं कि इंक्यूबेशन पीरियड बेसिकली क्या चीज है। इंक्यूबेशन पीरियड ये है कि अगर कोई जर्म बॉडी में एंटर हो रहा है, सही है, जो भी पैथोजन है वो बॉडी में जब एंटर हो रहा है, तो वो एंटर होते ही तो अपना इफेक्ट स्टार्ट नहीं कर देगा ना। एंटर होते ही तो वो फर्स्ट सिम्टम नहीं दे देगा। वो पहले अपने आप को स्प्रेड करेगा, स्प्रेड करके वो उस ऑर्गन को अटैक करेगा, एंड देन उस पर सिम्टम अपेयर होगा ना उस डिजीज का। तो जो पैथोजन जब बॉडी में एंटर हो रहा है और जब तक फर्स्ट सिम्टम अपेयर हो रहा है, उसका जो बिटवीन जो टाइम इंटरवल है ना, उसको हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। ऑलराइट। अब ट्यूबरक्लोसिस का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 2 वीक से लेके 12 वीक्स तक का है। यानी कि इतने टाइम में एक बैक्टीरिया पूरी बॉडी को, मतलब लंग्स को, अफेक्टेड ऑर्गन्स को अफेक्ट करके वो सिम्टम दे रहा है। यानी कि 2 वीक्स से 12 वीक्स के बीच के इंटरवल में वो एक सिम्टम दे रहा है। ऑलराइट। अब अगर हम इसके सीजन्स की बात करें, यानी कि ज्यादा कॉमन कौन से सीजन्स में मिलता है, तो इसमें जो है आपको स्प्रिंग के सीजन में और समर के स्टार्ट में, यानी कि स्प्रिंग का एंड चल रहा होगा और समर का स्टार्ट होगा, तो ये जो इसमें जो ट्यूबरक्लोसिस है ये बहुत ज्यादा कॉमन होता है। यानी हर डिजीज का, बहुत सी डिजीज ऐसी हैं कि जिनका जो है एक स्पेसिफिक सीजन होता है, कि ये ज्यादातर उन्हीं सीजन्स में ट्रांसमिट हो रही होती हैं, कॉमन होती है बाकी सीजन्स में भी हैं, लेकिन ये इन सीजन्स में जो है अपने स्पेसिफिक सीजन में कॉमन होती हैं। तो वो इनके जो सीजन हैं वो एक एंड ऑफ द स्प्रिंग है एंड द स्टार्ट ऑफ द समर है। ऑलराइट। अब हम बात करते हैं ट्यूबरक्लोसिस की टाइप्स के बारे में। ट्यूबरक्लोसिस की जो है बेसिकली दो टाइप्स हैं। एक क्या है, लैटेंट ट्यूबरक्लोसिस, और एक है एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस। अगर हम लैटेंट ट्यूबरक्लोसिस की बात करें ना, तो लैटेंट ट्यूबरक्लोसिस क्या है कि इसमें पेशेंट में बैक्टीरिया तो प्रेजेंट है, जो पर्सन है उसमें बैक्टीरिया तो प्रेजेंट है होस्ट में, लेकिन क्या है कि वो इनएक्टिव फॉर्म में, वो सिम्टम्स नहीं दे रहा है, इसमें कोई प्रोमिनेंट सिम्टम्स नहीं आ रहे। जाहिर सी बात है ना, अगर किसी को सिम्टम्स ही नहीं आ रहे तो उसको डिजीज की इंडिकेशन कैसे होगी, उसको कैसे पता चलेगा कि आई हैव टू गो टू द डॉक्टर एंड फॉर एनी टेस्ट एल्स, मतलब उसको किस तरह से इस चीजों का पता चलेगा जब उसमें कोई उसको कोई सिम्टम ही नहीं आ रहा। तो लेटिन जो ट्यूबरक्लोसिस है इसमें सिम्टम्स नहीं आते, ये कंटेजियस भी नहीं है, और इसके अलावा इसमें मतलब कि अगर कोई पेशेंट मतलब बगैर मतलब टेस्ट करवाता है, यानी कि अगर वो किसी और चीज का टेस्ट करवा रहा है तो उसमें अगर टीबी सामने आ रहा है या कुछ भी, तो ये टीबी मतलब ये बैक्टीरिया टेस्ट के थ्रू आ सकता है, लेकिन ये वैसे इसमें कोई सिम्टम्स नहीं है। लेकिन अगर हम एक्टिव टीबी की बात करें, एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस की बात करें, तो जो एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस है उसमें प्रोमिनेंट सिम्टम्स है और ये कंटेजियस भी है। और अगर इसको टाइम पर ट्रीट ना किया जाए या सही मेडिकेशन के थ्रू ट्रीट ना किया जाए, तो ये लाइफ थ्रेटनिंग यानी कि फैटल भी हो सकता है। लाइफ थ्रेटनिंग फैटल मतलब यानी कि ये जानलेवा भी हो सकता है, इसके केसेस बढ़ सकते हैं। ओके। अब हम बात करते हैं इसकी अच्छा, इसमें जो कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस के, बाकी जो सिम्टम्स हैं वो जो मतलब कि जो इसके स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं ट्यूबरक्लोसिस के, वो मैं आपसे आगे डिस्कस करती हूँ। लेकिन जो इसके जो कॉमन सिम्टम्स हैं वो क्या है, वेट लॉस, लॉस ऑफ एपिटाइट, यानी कि पेशेंट का वेट जो है वो बहुत जल्दी जल्दी गिरने लग जाएगा, उसे भूख नहीं लगेगी, उसे नाइट स्वेटिंग होने लगती है, उसे सर्दी लगने लगती है, उसे बुखार होने लगता है, और इसके अलावा उसे थकावट होने लगती है, मतलब वो हर छोटी छोटी चीज पे हर वक्त थका थका खुद को महसूस करता है। अब बात करते हैं इसकी कॉजेज की। ट्यूबरक्लोसिस जो है वो एक बैक्टीरिया से कॉज होता है, और वो जो बैक्टीरिया है उसकी दो स्पीशीज हैं। स्पीशीज की बात करते हैं, उसकी स्पीशीज पे डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, कि एक जो है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है और एक बोविस माइकोबैक्टीरियम है। ऑलराइट। अब हम बोविस माइकोबैक्टीरियम को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, कि जो बोविस माइकोबैक्टीरियम है वो थोड़ा ज्यादा कॉमन है, यानी कि वो अप्रोक्स 95% जो है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कॉमन है, और ये जो है ये पर्सन टू पर्सन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू ट्रांसमिट होता है।
ये पर्सन टू पर्सन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू ट्रांसमिट होता है। ओके और अगर हम बोविस माइकोबैक्टीरियम की बात करें तो ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें हमारे गैस्ट्रिक ऑर्गन्स भी इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पर हम इस चीज को डिस्कस करते हैं कि वो किस तरह से होते हैं कि ये जो है ना बोविस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो है ये हमारे गैस्ट्रिक ऑर्गन्स को डिस्टर्ब कर रहा है। किस तरह से कर रहा है कि ये बैक्टीरिया हमें इन्फेक्टेड काउ, ट्यूबरक्लोसिस से इन्फेक्टेड काउ से मिल रहा है जो कि कंटेमिनेटेड, अगर जो इन्फेक्टेड काउ है, जो इन्फेक्टेड काउ है उसका जो कंटेमिनेटेड मिल्क है उससे उससे ट्यूबरक्लोसिस गेट किया जा सकता है, उससे ट्यूबरक्लोसिस गेट किया जा सकता है। ऑलराइट और ये जो है जाहिर सी बात है हमारे माउथ से फिर आगे हमारी एलिमेंट्री कैनाल तक जाके इससे जा रहा है कि थ्रू जा रहा है, तो ये हमारे इस तरह से हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को डिस्टर्ब कर रहा है। ओके अच्छा, अब मैं इस पे हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं वेज ऑफ ट्रांसमिशन, यानी कि ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में किस तरह, जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो रहा है। तो द क्वेश्चन रेज के मतलब कि किस तरह से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके कुछ वेज हैं, कुछ तरीके हैं। वो क्या है? डायरेक्ट ड्रॉपलेट स्प्रेड, इनडायरेक्ट स्प्रेड और वेयर इंजेस्टेड मिल्क। सबसे पहले डिस्कस करते हैं डायरेक्ट ड्रॉपलेट स्प्रेड को। डायरेक्ट ड्रॉपलेट स्प्रेड क्या है कि ये पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट हो रहा है। किस तरह से हो रहा है? बाय ब्रीथिंग, बाय कफिंग और बाय स्नीजिंग। सही है? किस तरह से, अब थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो बाय ब्रीथिंग कैसे हो रहा है कि लेट्स सपोज अगर एक पर्सन है, उसे टीबी है और उसके साथ बैठा हुआ इंसान है। अब जाहिर सी बात है दोनों ब्रीथ तो दोनों कर रहे हैं ना। अगर टीबी के जो पेशेंट है, ट्यूबरक्लोसिस का जो पेशेंट है, उसने जब एक्सेल किया और उसी एटमॉस्फेयर से उसी ने दूसरे हेल्दी पर्सन ने इनहेल कर लिया तो वो बैक्टीरिया एंटर होने के चांसेस हैं। सही है? इसके अलावा दूसरा सिम्टम जो है वो कफ है, सॉरी दूसरा वे ऑफ एंट्रेंस क्या है? कफ है। कफ किस तरह से है कि जैसे अगर किसी ने कफ किया यानी कि खांसी की या स्नीज किया तो उसके सलाइवा जो है, सलाइवा के जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी एटमॉस्फेयर में स्प्रेड हो रहे हैं और उससे भी हेल्दी पर्सन जो है वो अपने अंदर उस बैक्टीरिया को ले सकता है। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट स्प्रेड की। इनडायरेक्ट स्प्रेड क्या है कि यानी कि यूटेंसिल्स के थ्रू है या फिर क्लोथ्स के थ्रू है या फिर दूसरे आर्टिकल्स जो कि ट्यूबरक्लोसिस का जो पेशेंट है वो डेली लाइफ में यूज करता है और उस पर वो बैक्टीरिया प्रेजेंट हो सकता है। किस तरह से? जैसे अगर ट्यूबरक्लोसिस का कोई पेशेंट है और उसने किसी ग्लास में पानी पिया है, तो अब वो जो अगर वो ग्लास कोई हेल्दी पर्सन यूज कर लेता है तो वो उसके लिए मतलब कि हार्मफुल हो सकता है। जाहिर सी बात है उस पर बैक्टीरिया प्रेजेंट हो सकता है और वो फिर दूसरे हेल्दी पर्सन में एंटर भी हो सकता है। इसी तरह से क्लोथ्स हैं, अगर किसी टीबी के पेशेंट ने वो क्लोथ्स यूज किए हैं और अगर वो अनवॉश क्लोथ्स ही कोई हेल्दी पर्सन यूज कर ले तो वो वहां से भी ट्रांसमिट किया जा सकता है। इसके अलावा इंजेस्टेड मिल्क, वही हमने जैसे डिस्कस किया था कि ये इन्फेक्टेड काउ का कंटेमिनेटेड मिल्क से होता है। तो ये जो है इसका एक वे है ट्रांसमिशन का। अच्छा, इसके अलावा इसमें जो पॉइंट्स ऑफ एंट्री हैं, यानी कि ये किस तरह से बॉडी में एंटर हो रहा है, तो इसके दो पॉइंट्स हैं, यानी कि एक तो नोज है और एक है माउथ। नोज वही जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये बाय इनहेलेशन है, नोज है, फिर आगे थ्रोट को डिस्टर्ब कर रहा है। तो ये जो मतलब कि बाय इनहेलेशन हो रहा है टीबी, इसको हम कहते हैं टीबी ऑफ रेस्पिरेशन। यानी कि ये रेस्पिरेशन के ट्रैक के थ्रू हो रहा है ना, नोज है फिर थ्रोट है, तो ये रेस्पिरेशन के ट्रैक के थ्रू हो रहा है। और अगर हम बात करते हैं कि जो माउथ के थ्रू हो रहा है, यानी कि वही इंजेस्टेड मिल्क के थ्रू, तो वो जो है वो एलिमेंट्री कैनाल टीबी होगा, क्योंकि वो हमारे माउथ से सॉरी हम माउथ से उसको इंजेस्ट कर रहे हैं। इसके बाद फिर हम आगे उसको हमारे एलिमेंट्री कैनाल से होता हुआ जा रहा है, तो वो हमारे एलिमेंट्री कैनाल को डिस्टर्ब करेगा, ट्यूबरक्लोसिस। ऑलराइट, सो नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द ट्यूबरक्लोसिस। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि लेटेंट टीबी में जो है इसके सिम्टम्स प्रोमिनेंट नहीं होते हैं। ये टेस्ट के थ्रू डायग्नोस किया जा सकता है, लेकिन इसमें कोई सिम्टम्स प्रोमिनेंट नहीं है। लेकिन एक्टिव जो टीबी है उसमें सिम्टम्स प्रोमिनेंट है। सिम्टम्स क्या है उसमें? सबसे पहले है कफ। सही है? इसका जो स्पेसिफिक सिम्टम है वो कफ है। अब कफ किस तरह से होगी कि इनिशियली तो जो है ना पेशेंट को मतलब जब शुरू शुरू में जैसे जो उसके सिंपल सिम्टम्स होंगे, जब उसको स्टार्ट होगा उसके टीबी का, तब तो उसको कफ बहुत मतलब ड्राई सी होगी, ड्राई कफ है।
लेकिन क्या है, जब जैसे जैसे उसका टाइम गुजरता जाएगा तो उसको कफ स्पूटम के साथ होने लगेगी। स्पूटम यानी बलगम, बलगम के साथ उसको कफ होने लगेगी। अब जो बलगम है वो किस तरह का होगा? बलगम उसका पहले तो मतलब इनिशियली उसका बलगम क्या होगा, म्यूकोइड होगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके बलगम में पस पड़ने लग जाएगी, पस आने लगेगी। और इसके बाद उसके बलगम में जब कंडीशन वर्स होती चली जाएगी तो उसके बलगम में ब्लड भी आने लगेगा। सही है। इसके अलावा पेशेंट को जो है वो लाइट सा चेस्ट पेन होगा। सही है। चेस्ट पेन क्यों है? क्योंकि वो जाहिर सी बात है स्टिल कफिंग है, स्टिल मतलब इस तरह से, तो उसकी वजह से पेशेंट को चेस्ट पेन होने के भी चांसेस हैं। और इसके अलावा बाकी जो कॉमन सिम्टम्स हैं वो मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ एक्टिव टाइप में, एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस की टाइप में, कि उसको जो है थकावट महसूस होगी, हर छोटे से छोटे काम पर वो खुद को थका हुआ महसूस करेगा। नाइट स्वेटिंग होगी, चिल होगी, यानी उसको सर्दी लगने लगेगी, उसको बुखार हो जाएगा, और इसके अलावा उसको भूख नहीं लगेगी, और भूख नहीं लगेगी तो उसका वजन भी कम होने लगेगा। इसके अलावा अब डायग्नोसिस की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। डायग्नोसिस जो है, जाहिर सी बात है, अगर आप अपने आपको जो सिम्टम्स मिल रहे हैं, आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डॉक्टर विल प्रिस्क्राइब यू द टेस्ट, ऑफ कोर्स। अब टेस्ट क्या है? टेस्ट इसके लिए स्किन टेस्ट है सबसे पहले तो, और इसके अलावा कुछ दूसरे टेस्ट भी हैं, उसके उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा स्किन टेस्ट को डिस्कस कर लेते हैं। स्किन टेस्ट क्या है कि जब आप स्किन टेस्ट के लिए जाएंगे लैब में, तो मतलब कि आपके लोअर आर्म में एक फ्लूइड इंजेक्ट किया जाएगा, जिसे कहते हैं पीपीडी, प्योरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव। तो वो जब आपकी बॉडी में, आपके लोअर आर्म में इंजेक्ट किया जाएगा, इसके बाद आपको 3 to 4 डेज के बाद दोबारा से कॉल किया जाएगा। जब कॉल किया जाएगा तो उससे क्या होगा कि मतलब कि उसके रिजल्ट की बेस पर, यानी कि जहाँ पर आपको इंजेक्ट किया गया है वो फ्लूइड, उसमें 5 to 15 मिलीमीटर तक का एक स्पॉट होगा, रैशी स्पॉट होगा, मतलब वो रेड कलर का होगा। मैंने प्रेजेंटेशन प्रिपेयर की है, वो आपको प्रेजेंटेशन शेयर कर दी जाएगी ग्रुप पर। तो वो रैशी स्पॉट होगा रेड कलर में। तो आपको उस प्रेजेंटेशन में उस रैशी स्पॉट की पिक्चर पता चल जाएगी, मतलब आपको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी इससे। अच्छा, अगर अगर वो रैशी स्पॉट हैं और रेड कलर में है, 5 to 15 मिलीमीटर तक का उसका साइज है, दैट मीन्स द टीबी इज पॉजिटिव, रिपोर्ट इज पॉजिटिव। राइट। इसके अलावा अगर हम दूसरे कुछ टेस्ट की बात करते हैं तो चेस्ट एक्सरे है, सीटी स्कैन है, जो कि लंग्स में होने वाले चेंजेस, क्योंकि जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि ये लंग्स को ज्यादातर अफेक्ट करता है, तो ये लंग्स में होने वाले चेंजेस को डायग्नोस करेगा, जिससे हम ट्यूबरकुलोसिस को डायग्नोस कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा इसके अलावा है एसिड फास्ट बैसिलस, AFB। ठीक है, ये एक टेस्ट है, टेस्ट फॉर बैक्टीरिया। ठीक है। ये क्या है कि इससे हम ये इसको कहते हैं कि स्पुटम टेस्ट। सही है। स्पुटम टेस्ट यानी कि इसमें क्या होगा कि जब पेशेंट कफ करेगा तो उसका जो स्पुटम आता है, mucus के साथ या ब्लड के साथ जो भी स्पुटम आ रहा है, उसको हम मतलब के अंडर एग्जामिन करके, और उससे जो है हम देख सकते हैं कि क्या हमारा ये है, मतलब के रिजल्ट हम निकाल सकते हैं कि टीबी पॉजिटिव है, नेगेटिव है वो। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं थोड़ी सी इसके बारे में कि मतलब कि हम इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, यानी कि टीबी किस तरह से हमें वैसे इस तरह से टीबी का बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर हो सकता है, हमें किन किन चीज़ों से बचना चाहिए, क्या चीज़ें हमारे लिए हार्मफुल हैं। तो थोड़ा सा इस पे डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे जाहिर सी बात है, ये बिल्कुल कॉमन सी बात है कि अगर किसी को टीबी है या कोई ऐसी इन्फेक्शियस डिजीज है, कुछ भी है, तो हमें उसे थोड़ा सा अवॉइड करना होता है। कि ऑफ कोर्स हमें मतलब कि उसे उसे थोड़ा सा, जैसे आजकल कोविड की वजह से भी कह रहे हैं सोशल डिस्टेंस और ये वो सब कुछ, इसी तरह से ये भी टीबी भी एक इन्फेक्शियस डिजीज है। और इसमें भी हमें थोड़ा सा, अगर जैसे हमारे आसपास में हमारे किसी रिलेटिव को, किसी फ्रेंड को, या किसी भी एम्प्लॉय को, किसी को भी अगर ट्यूबरक्लोसिस है, तो हमें उससे थोड़ा सा वो रहना चाहिए, डिस्टेंस पे रहना चाहिए। उसकी यूज़ नहीं करनी चाहिए, जैसे उसके यूटेंसिल्स वगैरह यूज़ करने से अवॉइड करना चाहिए। उसके बाकी सब जिस तरह से चीज़ें जो वो यूज़ कर रहे हैं उसकी डेली लाइफ में, उन्हें अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा हमें स्मोकिंग को अवॉइड करना चाहिए। अ, और स्मोक, जैसे अगर कोई स्मोकर है तो वो भी आराम से टीबी को गेन कर सकता है, टीबी का बैक्टीरिया। और अगर आप किसी ऐसी जगह पर ट्रैवल कर रहे हैं जहाँ पर टीबी के केसेस कॉमन है, तो वहां से भी आपको टीबी आराम से बैक्टीरिया आपकी बॉडी में एंटर कर सकता है। ओके। या फिर जैसे जेल्स वगैरह में होता है जहाँ पर हाइजीन का ख्याल नहीं रखा जाता, इस तरह से भी मतलब ये चीज़ें अफेक्ट करती हैं।
अच्छा, इसके अलावा जो है इसकी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात कर लेते हैं कि जैसे टीबी के बाद जो मतलब थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस होने लगती हैं, जॉइंट्स डैमेज होते हैं, लंग डैमेज होता है, जाहिर सी बात है ये लंग्स को अफेक्ट ही कर रहा है ज़्यादातर, जिससे लंग्स डैमेज हो जाते हैं। और इसके अलावा बोन्स भी डैमेज हो जाती हैं, और स्पाइन और बोन मैरो पे हमने डिस्कस किया था, तो उससे हमारा स्पाइन और बोन मैरो भी डिस्टर्ब हो जाता है, डैमेज हो जाता है। इसके अलावा टिश्यूज में इन्फ्लेमेशन होने लग जाती है, हार्ट स्पेशली हार्ट की जो टिश्यूज होते हैं उनमें इन्फ्लेमेशन होने लगती है। अच्छा, इसके अलावा हम प्रिवेंशन के लिए यही है कि हम मेडिकेशन वगैरह यूज करते हैं। अच्छा, मेडिकेशन जो है यानी कि ट्रीटमेंट जो है, ट्रीटमेंट का हमारे पास क्या ऑप्शन है एज अ होम्यो स्टूडेंट। तो ट्रीटमेंट मेडिसिन तो हैं इसके, ट्यूबरक्लोसिस के लिए मेडिसिन जो हैं, लेकिन वो क्या है कि वो सिम्टम्स के अकॉर्डिंग होंगी। ये ऐसा नहीं है कि मतलब मेडिसिन आपने देख ली कि हाँ भाई अब इसकी लेट सपोज ट्रीटमेंट के लिए अगर मैं आपको बता रही हूँ ट्यूबरक्लिनम है, तो ऐसा नहीं है कि ये मेडिसिन बस अब ट्यूबरक्लिनम है तो अब जिस तरह का भी सिम्टम है जो भी है तो इसके लिए यही है, नहीं। मेडिसिन जो है वो हमेशा सिम्टम्स की बेस पर दी जाती है, सिम्टम्स की बेस पर, सिम्टम्स की सिवियरिटी की बेस पर, पेशेंट की कंडीशन की बेस पर डिफरेंट मेडिसिन हैं, वो डिफरेंट मेडिसिन उन कंडीशंस की बेस पर प्रिस्क्राइब की जाती हैं, इस तरह से नहीं की जाती हैं। और होम्यो मेडिसिन वैसे मैं आपको बता देती हूँ, ट्यूबरक्लिनम है, बेसिडिनम है, प्रायोनिया है, फॉस्फोरस है, और आर्सेनिक आयोडाइड है। सो दिस इज द एंड ऑफ माई प्रेजेंटेशन, और आई होप के जितनी भी मेरी एफर्ट थी वो आपको समझ में आई होगी, और जो भी लेकनेस रह गई होगी उसके लिए आई एम सॉरी फॉर दैट। और इसके अलावा प्रेजेंटेशन जो है वो आपको ग्रुप पर शेयर कर दी जाएगी ट्यूबरक्लोसिस की। सो दिस इज द एंड ऑफ माई प्रेजेंटेशन, थैंक यू सो मच। Assalamu alaikum. Sorry to everyone listen. Picture नहीं start हो रही. Thank you, Noor Zainab. और म्यूट हो गई हो। अस्सलाम वालेकुम. सॉरी एवरीवन, थोड़ा सा जो नेट का इशू हम लोगों का आ रहा है उसमें आप लोगों को जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसके लिए हम लोग माजरत चाहते हैं. थैंक यू फॉर नूर जैनब और गुफरान, थोड़ी सी अनसर्टनटी हो गई थी उनके साथ, उसकी वजह से वो प्रेजेंटेशन अपनी नहीं दे पाए, जिसकी वजह से हम आपको अपने जो लिंक है, ग्रुप जो है हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जो बना हुआ है उसका, उस पर हम इंशाल्लाह आप लोगों को सेंड कर देंगे. तो फर्दर थोड़ा सा मैं आप लोगों को ओवरव्यू दे दूं इसका कि ये जो हमारे जो स्पीकर्स हैं वो हमारे लर्नर्स हैं. तो इसमें हम लोगों ने जो क्वेश्चन आंसर का जो सेशन होता है वो हम लोगों ने नहीं रखा है, वो इसलिए कि ये एक्सपर्ट्स तो है नहीं कि वो आपको इसका रिप्लाई या आपको कोई आंसर्स दे पाएंगे. ये तो हमने एक लर्निंग प्रोसेस जो रखा हुआ है ताकि आपकी एजुकेशन, नॉलेज, लर्निंग, कॉन्फिडेंस डेवलप हो, इसके तहत हम लोगों ने ये ग्रुप, ये जो कोर्स है वो स्टार्ट लिया था, जिसकी वजह से इसमें जो सारे स्पीकर्स हमारे होंगे वो लर्नर्स होंगे और उनको जो मॉनिटरिंग करेंगे, जो इनके इंस्ट्रक्टर होंगे, जैसे हमने हर ग्रुप बनाया है उस ग्रुप के एक जो हमने एक सुपरविजन को दे दिया है, एक इंस्ट्रक्टर को दे दिया है, जिसके इन्फेक्शियस डिजीज के जो इंस्ट्रक्टर हैं वो डॉक्टर मतीउल्लाह हैं. तो ये उनको ये सारी वीडियोस सेंड कर दी जाएंगी, वो इसको सारा लिंक देखेंगे और इसमें जो आपके गुड्स पॉइंट्स होंगे वो भी आपसे शेयर करेंगे, जो पॉइंट्स ऑफ इम्प्रूवमेंट्स होंगे वो भी आपसे शेयर करेंगे. मगर ये शेयर जिस दिन होगा वो हमारा क्लोजिंग सेरेमनी जब होगी उस दिन वो सारे आपके साथ डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे, आपको ये सारे इन्फॉर्म करेंगे कि आपके क्या क्या जो पॉइंट्स हैं, आपकी जो आपने नोट्स दिए हैं उसमें जो जो इम्प्रूवमेंट के पॉइंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, किस तरह से आपको फर्दर आपको इम्प्रूव करना चाहिए, किस तरह से इसको और ज्यादा इनहेंस करना चाहिए, ये सब आपसे क्लोजिंग सेरेमनी वाले दिन ये सारा आपसे डिस्कस किया जाएगा. और हर ग्रुप का एक इंस्ट्रक्टर है, तो ये हम लोग आपको वक्तन फवक्तन हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर हम इन्फॉर्म करते जाएंगे और आपको ये सारी डिटेल्स सेंड करते जाएंगे.
और इसमें फिर हम लोग फर्दर आपको जो है विनर्स भी अनाउंस करेंगे। जैसे हर ग्रुप की 4 डिजीज हैं, 4 डिजीजेस में एक विनर होगा जिसने बहुत अच्छा प्रेजेंट किया होगा किसी भी सूरत में, तो वो हम लोग उसी दिन अनाउंसमेंट करेंगे। आप सबको अटेंड करने का शुक्रिया। आप लोगों ने सबने बहुत अच्छे तरीके से हमारे साथ इसको नॉलेज और इसको लर्न कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। फर्दर भी इंशाल्लाह आप लोग हमारे साथ रहेंगे और अपने फीडबैक से हमें आज्ञा कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।